मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं नागेश्वर दुबे आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। कक्षा 11 में रसायन विज्ञान की दो किताबें हैं, जिसमें प्रथम पुस्तक में कुल 7 अध्याय हैं और लगभग सभी अध्यायों को मिला के 60 से 65 टॉपिक्स हैं आपके। और यही स्थिति दूसरी पुस्तक में है, उसमें भी 7 अध्याय हैं और 60 से 65 टॉपिक्स हैं आपके। तो ये मैं आपको प्रथम बुक पढ़ाऊंगा। प्रथम बुक के प्रथम चैप्टर में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं हैं। इससे पहले कि मैं बता दूं, ये वीडियो मैं बोर्ड पे नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि कोरोना जैसी आपदा में, महामारी आपदा में मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं। हर जगह लॉकडाउन की परिस्थिति है, तो इसलिए ये वीडियो मैं ऑनलाइन आप लोगों के लिए बना रहा हूं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। जो चीज़ न समझ में आए, आप मुझे दोबारा व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन कॉल्स के जरिए दोबारा उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो ये पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसमें कुल 10 टॉपिक्स हैं और हम इन 10 टॉपिक्स के बारे में क्रमशः बारी बारी अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहली कक्षा में पहले वीडियो जो मैंने बनाया था, उसमें रसायन विज्ञान के बारे में मैंने बताया था कि वे विज्ञान की एक अलग शाखा है जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है। और मैंने आप लोगों से ये होमवर्क के तौर पे ये भी कहा था कि कम से कम 30 से 50 तत्वों के नाम जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में लिखे गए हैं, या क्रम वाइज क्रमानुसार, या एक तरह से ब्लॉक के अनुसार कि एस ब्लॉक के हैं, पी ब्लॉक के हैं, आप लोग तत्वों के नाम याद करिए। तो आशा करता हूँ आप लोग उस होमवर्क को किए होंगे, एक्सरसाइज को किए होंगे और उस लगभग 30 से 50 तत्वों के नाम, उनके संकेत आप लोगों ने याद किया होगा। तो यहाँ पे भी रसायन विज्ञान के बारे में लिखा है कि रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है, अपितु उससे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का विज्ञान है। मतलब कि जो मैंने पिछली बार के वीडियो में आप लोगों से बताया था कि रसायन विज्ञान में हम उसकी बारीकियों, उसके अणुओं, परमाणुओं के रूपांतरण के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी एक दूसरे से अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे एक तत्व दूसरे तत्व से कैसे क्रिया करता है, क्यों करता है, कब तक क्रिया करेगा, उसका कारण क्या है, उनके बारे में अध्ययन किया गया है। तो अब तक लगभग जो भी तत्व हमें ज्ञात हैं, चाहे वो कृत्रिम हो या प्राकृतिक तत्व हो, उनमें सभी तत्वों के बारे में तो हम अध्ययन करेंगे ही साथ उनसे पारस्परिक संयोग से बनने वाले पदार्थों या मिश्रणों, यौगिकों या अन्य उनके पहलुओं पे भी हम अध्ययन करेंगे और उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इसमें आपका पहला टॉपिक है रसायन विज्ञान का महत्व। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने दैनिक जीवन में जितनी भी उपयोगी आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, कोई भी सौंदर्य प्रसाधन यूज करते हैं, पानी पीते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सारी चीज़ें किसी न किसी पदार्थ से, किसी न किसी तत्व से बने होते हैं। इनका एक विशेष संगठन होता है। जैसे पानी है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है, कोई धातु है, अपमार्जक है, साबुन है, टूथपेस्ट है, या यहाँ तक कि सिंपल साधारण नमक हम जो यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड, आप लोगों को पता होगा। ये सब रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और इन्हीं की उपयोगिता ही हमारे जीवन की रसायन विज्ञान का महत्व को प्रदर्शित करता है। कि जैसे रसायन विज्ञान के सिद्धांत के बारे में अगर हम देखेंगे तो रसायन विज्ञान में मौसम विज्ञान, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर प्रचालन तथा उर्वरकों के बारे में, क्षार, अम्ल, लवण के बारे में, रंगों के बारे में, बहुलक के बारे में, दवाओं के बारे में, अपमार्जक धातुओं के बारे में, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में, हम उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे अगर हमारी तबीयत खराब होती है, हम दवाओं का उपयोग करते हैं, दवाएं हमारी रसायन विज्ञान की ही देन है, जो रसायन विज्ञान के माध्यम के द्वारा ही बनाई जाती हैं। रसायन विज्ञान के ज्ञान से ही हम दवाओं का निर्माण करते हैं। अब रसायन विज्ञान में जो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो सबसे पहली बात आती है वो है कोई भी पदार्थ। पदार्थ हम किसे कहेंगे? पदार्थ मतलब कोई भी द्रव्य, मैटर। तो आपने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, उसे हम द्रव्य कहेंगे या उसे हम पदार्थ कहेंगे, मैटर कहेंगे।
उदाहरण के लिए जैसे कि अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, किताब है, पेन है, पेंसिल है, पानी है, हवा है, ये सब हमारे द्रव्य हैं। ये स्थान घेरते हैं और इनका एक अपना खुद का द्रव्यमान होता है। अब हम आते हैं भौतिक अवस्थाओं के आधार पे द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। अब ये ठोस, द्रव, गैस जो है, इनका वर्गीकरण द्रव्य के अणुओं के संगठन के आधार पे लिया गया है। जैसे कि कोई भी पदार्थ, आपको ज्ञात है कि प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाया गया, कक्षा 9 में 10 में, कि कोई भी पदार्थ है तो वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। जैसे अगर ईंट है, उसे हम और बारीक तोड़े तो पता चलेगा इसके पाउडर नुमी छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। और जब हम उसका और गहन अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा ये अणुओं से, परमाणुओं से मिलके बना है। तो यानी कि मतलब कोई भी पदार्थ है जो छोटे छोटे अणुओं से मिलके बना है, तो अणुओं की अवस्थिति, संरचना के आधार पे हमने द्रव्य को 3 अवस्थाओं में बांट दिया, ठोस, द्रव और गैस। जब अणुओं की स्थान एक दूसरे से एकदम पारस्परिक सटे हुए होते हैं तो वो एक ठोस संरचना बनाते हैं, जिसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। और जब उनके बीच की दूरी थोड़ा ज़्यादा होती है तो वो द्रव होते हैं, और जब अत्यधिक दूरी होती है तो वो गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में ये अणु एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि ये गतिशील नहीं हो पाते, मतलब कि एक दूसरे को छोड़ के कहीं दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए ठोस अवस्था में बने रहते हैं। फिर जैसे ही ये गति की अवस्था में आते हैं, जैसे कि अगर बर्फ है, जब पिघलने लगता है तो वो द्रव की अवस्था में आ जाता है। द्रव में वो क्या होता है, उसके अणु एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, गति करने लगते हैं, तो वो लिक्विड अवस्था में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब उसे और हम गर्म करते हैं तो जब वो गैस की अवस्था में जाता है तो उसके अणु इतने दूर चले जाते हैं कि उनका न तो आकार निश्चित होता है और न ही उनका आयतन निश्चित होता है। अतः कि ठोस जो है, जिसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। द्रव है जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं हो पाता। इसी तरह गैस है जिसका न तो आयतन और न ही आकार, कुछ भी निश्चित नहीं रहता है। अब जैसा कि अभी हमने आप लोगों से बताया कि बर्फ है, बर्फ को या बाहरी पर्यावरण से अगर वो ऊष्मा ले ले या फिर हम गर्म कर दें किसी माध्यम के द्वारा तो वो पिघलने लगता है, पिघल के द्रव अवस्था में आता है। फिर द्रव को और गर्म करते हैं, जैसे हम पानी को लेके किसी भी पात्र में गर्म करते हैं तो वो गैस की अवस्था में होने लगता है। पहले बॉयल करेगा, बॉयल होने के बाद गैस बन के उड़ने लगता है। और अगर हम उसे ढक्कन से बंद कर दें और कुछ देर के लिए छोड़ दें गर्म करने के बाद, तो फिर वही सारे वाष्प जो होते हैं ढक्कन की पेंदी पे इकट्ठे होने लगते हैं, लिक्विड के रूप में, बूंद बूंद के रूप में जमने लगते हैं। मतलब ये हुआ कि ताप दाब की विभिन्न परिस्थितियों को समायोजित करके हम किसी भी द्रव्य को ठोस से द्रव, द्रव से गैस और गैस से द्रव, ठोस में, मतलब कि तीनों परिस्थितियों में पारस्परिक परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ठोस से सीधे गैस की अवस्था में चले जाते हैं, जैसे कपूर है, नौशादर है। तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं, कि जब कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस की अवस्था में चला जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। जैसा कि अभी हमने द्रव्य का भौतिक अवस्था के आधार पे उसका वर्गीकरण किया कि ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। अब हम उनके अणुओं की मात्रा, संगठन के आधार पे हम वर्गीकरण करेंगे तो हम पाएंगे कि द्रव्य 2 तरह से होते हैं, एक मिश्रण होगा और एक शुद्ध पदार्थ होगा। मिश्रण भी 2 तरह का होगा, एक समांगी होगा और एक विषमांगी। शुद्ध पदार्थ जो है वो तत्व होगा और यौगिक होगा। साधारण सी बात है कि जब किसी भी पदार्थ में समान प्रकार के अणु होंगे, समान प्रकार के परमाणु होंगे तो उसे हम तत्व कहेंगे। और ठीक वही तत्व जब आपस में 2 प्रकार, भिन्न प्रकार के तत्व मिलके एक निश्चित अनुपात में कोई मिश्रण बनाएंगे तो वो उनके यौगिक कहलाएंगे। यानी कि शुद्ध पदार्थों में तत्व बन जाएंगे और हमारे यौगिक बनेंगे। फिर जब इन्हीं तत्वों का मिश्रण एक बिना किसी अनुपात में, बिना किसी निश्चित संगठन के हम उनको मिला देते हैं तो वो हमारा मिश्रण बन जाता है। उस मिश्रण में क्या होता है कि समांगी मिश्रण होगा या विषमांगी मिश्रण होगा। जब हमारा विलेय और विलायक, जैसे कि जिसको चीनी को पानी में हम घोलते हैं तो चीनी और पानी घोलने के बाद एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, दिखाई नहीं देता हमें, चीनी का कोई भी अणु दिखाई नहीं देता। अगर हमारा विलयन सांद्र न हो तो हम ये देखेंगे कि चीनी पानी एक दूसरे में एकदम विलीन हो गए हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर।
अब विषमांगी मिश्रण, जैसे हम बालू और पानी को मिलाते हैं, तो पानी और बालू में जब हम घोलते हैं तो बालू के कण हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार यह मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है, हेट्रोजीनियस मिश्रण मिक्सचर कहलाता है। अब आते हैं हम द्रव्य के तीसरे टॉपिक पे। इस अध्याय के तीसरा टॉपिक है जो द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि किसी भी द्रव्य के बारे में हम अध्ययन भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से करेंगे। भौतिक रूप से मतलब कि पदार्थ कैसा दिखता है, उसका गलनांक कितना होगा, उसका क्वथनांक कितना होगा, उसका रंग कैसा है, उसका गंध कैसा है, उसके घनत्व उसका कैसा है। रासायनिक गुणधर्म जैसे कि पदार्थ किस तत्वों से मिलकर बना हुआ है, उनका संगठन कैसा है, उनकी ज्वलनशीलता कैसा है, अम्ल है या क्षार है, उसका स्वाद कैसा है, ये उसके रासायनिक गुणधर्म हो जाएंगे। अब सामान्यतः भौतिक गुणधर्म के मापन के लिए हमें पदार्थ के संगठन को परिवर्तित नहीं करना पड़ता है, इसलिए भौतिक गुणधर्म का मापन हमारे लिए आसान होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में परिवर्तन होता है, उनके गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अगर हमें अम्ल की पहचान करनी है तो उसके लिए हमें रासायनिक अभिक्रिया करानी पड़ेगी अम्ल की पहचान के लिए, तो उनके अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होंगी जिसके फलस्वरूप हमें ये पता चलेगा कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो ये मतलब ये हुआ कि रासायनिक गुणधर्म की जांच के लिए हमें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन करना पड़ता है, जबकि भौतिक गुणधर्म की पहचान के लिए हम पदार्थ के संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे अगर हमें पदार्थ का द्रव्यमान निकालना है तो हम उसको तुला के सहायता से उसका द्रव्यमान निकालेंगे, या फिर हमें पदार्थ की लंबाई या चौड़ाई या मोटाई ज्ञात करना है तो हम पदार्थ के संगठन में मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेंगे, हम अन्य पैमानों के आधार पे हम उसका मापन कर लेंगे। लेकिन रासायनिक गुणधर्म में हमें अगर पदार्थ के बारे में अध्ययन करना होता है तो हम उसके संगठन के बारे में हमें परिवर्तन करना पड़ता है, उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं करानी पड़ती हैं। अतः रासायनिक गुणधर्म के मापन में पदार्थ के संगठन में परिवर्तन हो जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम अगली कक्षा में मतलब कि अगले ऑनलाइन क्लास में हम किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म का मापन कैसे किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे।